हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्लास है हमारी बेसिकली, और 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है। और इसी बुक के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे महिला जाति एवं सुधार। तो कल हमने बहुत सारी जो हमारे यहाँ कुरीतियां थी उनके विषय में एक एक करके गौर करके हमने उन सबको पढ़ा, जो कुरीतियां हमारे यहाँ बनी हुई थी। हमने आज से 200 साल पहले महिलाओं की, लड़कियों की क्या स्थिति थी, एजुकेशन को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, उनकी शादी को लेकर किस प्रकार की चीजें थी, इन सब पर हमने आपका विचार किया। एक एक करके हमने देखा, वोट डालने के अधिकार से लेकर और बहुत सारे अधिकार को। फिर हमने आपका बहुपति प्रथाओं को देखा, जो आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग में विद्यमान थी। इन पर हमने बात की, इन सबको देख लिया, और इस तरह से हमने इन सारी चीजों को जरूर करा। फिर उसके बाद हमने जो है सती प्रथा के बारे में बड़ा विस्तृत से हमने चर्चा की थी कि सती प्रथा क्या है, बेसिकली क्या होता था। और सती पर बालथर आपके सालवी ने एक चित्र बनाया था और कहा था भारतीय समाज की सबसे बर्बरता अगर कोई है तो वो आपका सती प्रथा है। तो हमने सती प्रथा को देखा। समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क नहीं था। ज्यादातर लोग जातियों में बटे थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। व्यापार और महाजनी आदि जाति, जिन्हें हम वैश्य कहा गया। काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार थे, जिन्हें आपका शूद्र कहा गया। इस श्रेणी के सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी, ऐसे काम धंधे करती थी। दूसरी जातियां थी, इनके पायदान पर ये सारी चीजें आपके रखती थी। तो ये सारी चीजों को हमने देखा, और कैसे एक परिवर्तन की दिशा चली। कैसे बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिन्हें, जो आपका निचली जाति के अंदर काउंट होते थे, ठीक है, और उनको कुएं से पानी तक भरने नहीं दिया जाता था। जी ऐसी तलवारी सामने रखिए बेटा, सभी बच्चे अच्छे से बैठेंगे, शाबाश। तो हमने देखा फिर आपकी दिशाओं में जो आपके परिवर्तन हुआ, उन सारी चीजों में कि कैसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज सुधारकों ने बहस शुरू की। राजा राम मोहन राय इस दिशा में कैसे आपके प्रवर्तक के रूप में सामने आए, क्या क्या चीजों को उन्होंने जारी किया, लोगों को समझाया कि शिक्षा किस प्रकार की है, विधवा विवाहों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किया, बहुत सारी प्रथाओं और कुरीतियों के बारे में लिखा। इन सब चीजों को हम लोग आपका जो था पढ़ चुके थे, वो आपका देख चुके थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो अब हम आज यहाँ से शुरू करेंगे कि राजा राम मोहन राय के इस अभियान में जो आपकी रणनीति अपनाई गई। चलिए ध्यान दीजिए। जीआईसी लक्की बाग, बेटा जीआईसी लक्की बाग, सामने देखो आप सभी, माइक लेकर आप लोग चैप्टर को पढ़ोगे। शाबाश, माइक ले लो बेटा, और आपको केवल आपको रीडिंग करनी है। शाबाश, बहुत अच्छे। कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाइए आराम से। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? इंशा। थोड़े से आगे आइए बेटे, इंशा, हल्के से आगे आइए आप। ठीक है बेटे, आप देखो, आप मेरी बात सुनो। माइक को थोड़ा सा आपको अपने मुंह के दूर रखना है, मतलब पास भी नहीं रखना और आपको दूर भी नहीं रखना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बस हाँ, इतना पास है, और आपको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है बेटा? चलिए। राम मोहन राय पढ़े। ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देने चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वह दलील देते थे की संबंधी वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपराओं के खिलाफ होते हैं। इस लोकप्रिय त्योहारों में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वह अपने खाल में कुंडा भेदकर एक झूलों पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बाबर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहारों की खासतौर से आलोचना की गई।
उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागरों का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशालिंगम पंतिलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रस सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वह ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। ठीक है बेटा, आप बैठ जाइए। जैसी लकी बात, माइक ऑफ कर ले, बैठ जाइए। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। बच्चों ने पढ़ा, जैसी लकी बात की बच्ची ने पढ़ा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखिए, राजा राम बाप मोहन राय अपनी पूरी फॉर्म में थे। वो लगातार उन चीजों का विरोध कर रहे थे जो महिलाओं के विरुद्ध थी, जो हमारे यहाँ सामाजिक वापी कुरीतियां थी, उनका वो आपका विरोध कर रहे थे। ऐसे में बहुत सारे समाज सुधारक थे हमारे समाज में। जीआईसी लक्की बाग, बेटा सभी बच्चे बैठ जाइए अच्छे से। देखिए आपने अभी पढ़ा है, जीआईसी लक्की बाग, बैठ जाइए बेटा। ठीक है, बैठिए बेटा, मैं तभी शुरू करूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे। ठीक है, सभी बच्चे नीचे बैठ जाइए। चलिए, अब वो आपका सती प्रथा पर उन्होंने आपका पाबंदी लगवा दी। अब उसके बाद क्या होता है, ध्यान दें, बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको सुननी चाहिए स्टोरी। कम से कम अगर आप ना भी पढ़ पाए, रिवीजन ना कर पाए, अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी ये स्टोरी आपको पूरी अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि आप याद नहीं रख पाएंगे। राजा राम मोहन राय इस अभियान में जो रणनीति अपनाई, उसके बाद सुधारकों ने भी अपनाया। जिस तरह की वो अपनी रणनीति के साथ, स्ट्रेटजी के साथ वो उतरे, उसके साथ बहुत सारे ऐसे वो आपके समाज सुधारक थे जो आगे बढ़े। वे हर किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते थे। हानिकारक मतलब जो आपका समाज के लिए हानि पहुंचाए, किसी मानवता को हानि पहुंचाए और किसी व्यक्ति की गरिमा को गिराए,
या फिर आपको किसी व्यक्ति के जीवन की जो आपकी समानता असमानताओं को आपका स्थापित करती हो समानता से, तो ऐसी चीजों को लेकर वो लोग आपका विरोध करते थे। वे अक्सर प्राचीन ग्रंथों में से ऐसे श्लोक और वाक्यों को ढूंढते थे या उनका प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो। अब उन्होंने सती प्रथा का कैसे आपका निवारण किया? क्या आप मुझे बताइए किस ग्रंथ में लिखा है कि आपका सती प्रथा होनी चाहिए, महिलाओं को जलाना चाहिए? बताइए कहाँ लिखा है? उन्होंने लोगों को समझाया, बताया, विज्ञानवाद का सहारा दिया, आपका तर्क दिया और लोगों ने उनकी बातों को सुना और ब्रिटिश सरकार में भी उन्होंने अर्जी लगाई और आखिरकार जो है आपका सती प्रथा को 1829 में उसको आप पाबंदी कर दी गई। इसके बाद वे दलील देते रहे कि वर्तमान आपका रीति रिवाज पुराना परंपरा के खिलाफ था। कह रहे जो वर्तमान रीति रिवाज है वो हमारी परंपरा के खिलाफ है, लोग ऐसे कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में आगे देखिए। उदाहरण के तौर के लिए प्रसिद्ध एक हमारे बड़े प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कह रहे उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में ग्रंथों का हवाला दिया और वो कह रहे ऐसा कहाँ लिखा है कि आपका विधवा आपका विवाह नहीं कर सकती। हवाला दिया इस बात का कि ऐसा प्राचीन ग्रंथों में कहाँ है। अंग्रेजों ने यह उनका सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया कि अब विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। 1856 सरकार आपको मान्यता देती है, मंजूरी देती है। ठीक है, जो विधवाओं के विवाह के विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार, यानी कि जो लोग लगते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए वो लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी विरोध करते थे। और क्यों ना करते, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ जो आपकी प्रथा थी उसके वो विरोधी थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश भर के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी के इलाके में वीर सिंह पितलू की में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। उसी समय मुंबई में बुद्धिजीवियों और समाज सुधारण में विधवा विवाह का प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना की गई, इसकी आर्य समाज की, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। किसका? विधवा विवाह। चलिए विधवा विवाह होगा। अब मुहिम किसने शुरू करी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ये है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को आपका प्रोत्साहन किया। उसके बाद भारत के अलग अलग कोनों में, मद्रास में, चेन्नई में और आप कोलकाता में और आपका उत्तर भारत में, इन सब जगह ये मुहिम आपका फैलनी शुरू हो गई। इसके बावजूद विधवा करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई। जो आपकी विधवा महिला थी अब उनकी संख्या में क्या आ गई? काफी कमी आ गई। विवाह करने वाली विधवाओं को सामाजिक जीवन में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। अब देखिए विधवा विवाह तो हो गया लेकिन समाज में उनको आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह रूढ़िवादी तबके का मतलब होता है जो अपनी पुरानी सोच के साथ चलते हैं, उनको कहते हैं रूढ़िवादी तबके। जैसी लक्की बाग, बेटा बैठ जाइए, आगे 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 बैठिए आप लोग। जैसी लक्की बाग, इस तरीके से उन्होंने पूरा काम किया। इस तरह रूढ़िवादी तबके के नए कानून का आपका जो है विरोध कर रहे थे। लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। अब हुआ क्या? लड़कियां भी स्कूल जाने लगी थी। कैसे जा रही थी लड़कियां स्कूल? आप देखिए, बहुत सारे सुधारकों को लगता था, जो आपके समाज सुधारक थे, उन्हें क्या लगता था कि महिलाओं की दशा में सुधार लाने की जरूरत है। अगर महिला पढ़ेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी तो ही तो आगे बढ़ पाएंगी, तो ही वो समझ पाएंगी कि आखिर में देश में क्या हो रहा है, हम समता के साथ चल सकते हैं, हमको आपका राइट मिले इक्वली। इसीलिए उन लोगों ने महिला शिक्षा पर आपका विशेष ध्यान दिया। कलकत्ता में
विद्यासागर, मुंबई में बहुत सारे सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कहाँ खोला? कलकत्ता में। कौन खोल रहे हैं? ईश्वरचंद विद्यासागर। मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे आपके सोशल वेलफेयर के लोग थे जो स्कूल खोल रहे थे। 19वीं सदी आ चुकी थी। मध्य भारत में जब इसके आपके प्रारंभ स्कूल जाते तो बहुत सारे लोग डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था अगर हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया एक बार तो वो लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और वहीं रखेंगे, फिर हमारे बच्चे क्या है, घरेलू कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो लोगों में डर भी था। क्या था? एक अजीब सा डर था। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। जो आपके पब्लिक प्लेस हैं, उन पब्लिक प्लेसों से जो है लड़कियों को दूर रहना चाहिए। ठीक फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में पढ़ने लगी ज्यादातर लड़कियां महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता और पति की देख रेख घर में ही पढ़ाया जाता था। अब जिनकी सोच अच्छी थी, चाहे उनके पिता रहे हो चाहे उनके पति, उन्होंने अपने घर में रहकर ही महिलाओं को पढ़ाया कि आइए आप लोग अपना पढ़ना लिखना सीख लीजिए। जीआईसी लक्की बाग बेटा दोबारा पढ़ना है आपको, बैठ जाइए। जीआईसी लक्की बाग बेटा बैठ जाइए अच्छे से, शाबाश। जो बच्चे पीछे बैठी हैं आगे आगे बैठिए बेटा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के ही खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। और आपको पिछले साल की सामाजिक राजनीतिक पुस्तक में एक राज सुंदरी देवी के बारे में सुना होगा। ऐसी महिला जिन्हें रात में दिए के टिमटिमा की लो के बीच चोरी छिपे आपका पढ़ना लिखना सीखा। तो सोचिए ऐसी भी महिला थी जो आपका राज सुंदरी देवी जैसी, जिन्होंने छुप छुप कर भी पढ़ना लिखना सीखा था। क्लियर है? चलिए मैं ही पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। उन्नीसवीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। आर्य समाज ने कहां पर स्कूल खोले? पंजाब में। और ज्योतिबा फूले बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं महाराष्ट्र में। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बहुत बड़े समाज सुधारक और महिला शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे। कौन? ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा आप। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवार की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिका रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आखिर से ही उर्दू के उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यास में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के पढ़ाई करें। ठीक, यानी कि अब उनको घर में ही आपका पढ़ना चाहिए, सब चीजों को देखते हुए। अब देखिए 19वीं शताब्दी में जब लड़कियां स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थाओं में से हैं जहां अब आपका शिक्षा दी गई। उस समय लड़कों को दी जा रही थी। तो देखिए ये वो लड़कियां हैं जो उस समय के आप इनको देखेंगे जो स्कूल जा रही थी। देखिए तो एक समाज था जो उस समय आपका महिलाओं का विरोध कर रहा था और एक वो समाज था जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा था। महिलाओं के बारे में महिलाओं का लिखना। अब महिलाओं के बारे में क्या कर रही है? महिला लिख रही है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं को शिक्षा के बाप का बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। कहाँ? ध्यान दीजिए, आप देखेंगे भोपाल में जो आपकी बेगम थी उन्होंने क्या करा? अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी के लिए स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने इस दौरान
एक प्रभावशाली महिला थी। कौन, ध्यान रखना है, बेगम रुकैया आपका सखावत हुसैन, ठीक, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिमों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचार की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता औरतों को निचले दर्जे में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? निचले बाप के दर्जे। 1880 के दशक के आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक आपका प्रवेश लेने लगी थी, उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई। बहुत सारे महिलाएं लिखने लगी थी। उन्हें समाज में स्थिति अपनाने पर आलोचनात्मक विचार आपके प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ध्यान दीजिए, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में सामाजिक फर्क की आलोचना की कि हम लोग किस प्रकार से सामाजिक फर्क करते हैं महिला और आपके पुरुषों में। ठीक, किसने? ताराबाई शिंदे ने। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप उससे पूछ लीजिए। अब देखिए, संस्कृत की महान विद्वान रमाबाई पंडित का मानना था कि संस्कृत की क्या थी? महान विद्वान थी। रमाबाई पंडित का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को आपका पनाह दी गई। वह महिलाओं को ऐसी चीज सिखाती जाती थी जहां उनके सारे रोजी रोटी चल सके। जाहिर है कि इन सब की बातों पर रूढ़िवादी खेमे में अलग काफी आग बबूला हुई। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगता था कि हिंदू महिला पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो गई है, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो गए हैं। रूढ़िवादी मुसलमानों को भी इन बदलाव के नतीजे चिंतित कर रहे हैं। कह रहे कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, रूढ़िवादी मुसलमान भी आपका अब इन बदलावों को महसूस करने लगे थे, क्योंकि चीजें बदल रही थी, अलग हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में खुद महिला भी सुधारकों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्हें किताब लिखी, पत्र पत्रिकाएं, स्कूल, प्रशिक्षण खोले और महिलाओं को सुसंगठित किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा के बारे में कानून बनाए, राजनीतिक दबाव समूह करने लगे। उन्हें कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन का हिस्सा लिया। ठीक, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व आपकी समानता की मांग का समर्थन किया कि भैया महिलाओं को भी अब आपकी अधिक समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम इस बात का समर्थन करते हैं। और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज का विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। यानी कि हम आजादी के बाद महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, ऐसी उन्होंने बात कही। लेकिन क्या कह रहे थे? ये तभी होगा जब हम आजाद होंगे, और आजाद होने के लिए हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें महिलाओं का संघर्ष बहुत जरूरी है। ठीक, इस तरीके से वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। पीछे बढ़ते हैं। एक छोटा सा लेख है, इस लेख में लिखा है, पहले हम उन लड़कियों को बांधते हैं। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक,
राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। पर्चे का मतलब होता है उस समय, जैसे आज हमारे पास न्यूज़पेपर है, बहुत सारे सोशल मीडिया है, उस जमाने में आपका पर्चे लिखे जाते हैं। इन पर्चों में कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक की बहस के रूप में थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का उदाहरण देखिए। सती समर्थक: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। जो लोग आपका सती प्रथा का समर्थन करते थे, क्या कहते थे कि सती प्रथा क्या है? औरतें क्या होती है? भगवान ने उनको क्या बनाया? कम समझदार, कम दृढ़ संकल्प वाली और योग्य नहीं है। उन्हें बहुत सारे दुख ही अपने पति की मृत्यु के बाद के साथ जीने का कामना करने लगी है, परंतु वे कहीं धक्काती आग से ना भाग जाएं, इससे पहले उन्हें चिताओं की लकड़ियों पर कसकर बांधते थे। देखिए, महिला को कहाँ बांधते थे? आपका कसकर आपके चिता में, ताकि उठ के ना भाग जाए। ठीक। सती विरोध: अब जो लोग आपका सती प्रथा का विरोध करते थे, आप लोगों ने महिलाओं को अपने स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भी भले ही तुम कैसे हो सकते हो, तुमने समझा नहीं। आज ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता कि पढ़ाई लिखाई हर जगह ग्रहण न कर पाए तो उसे असक्षम माना जाता है, परंतु तुम औरतों के पढ़ने लिखने का मौका नहीं दोगे तो वो कमतर कैसे होंगे? यही बात सोचिए। तो इतना हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। देख लिया? इन सारी चीजों पर विचार किया होगा आप लोगों ने। देख लिया? चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों? जितना हमने पढ़ा, यहाँ तक किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ जाए। अब एक कानून है। अब जिस तरह से सती प्रथा हमारे यहाँ थी, विधवा पुनर्विवाह की समस्या थी, ऐसी ही एक समस्या जो समाज में आज भी बहुत बड़े रूप में बरकरार है, उसका नाम है बाल विवाह के विरुद्ध, यानी कि बाल विवाह। अच्छा मुझे बताइए, पहले हमारे संविधान में जो था, ये जो हमारे लॉ में एक एज रखी गई थी महिला की 18 साल। ये 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर, पूरा होने पर भी आप लीगल, आपका शादी हो सकती है किसी लड़की की। अगर वो 18 साल से कम की है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा कानून कहता है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अब क्या है? अब ये एज को कुछ आपका चेंजेस हुए हैं। आप मुझे बताएंगे कि 18 साल से बढ़कर ये एज आपका कितने साल हो गई? क्या कोई बता पाएगा? बताइए। तो महिला संगठनों के साथ इन मुद्दों पर
लेखन की वजह से सुधारकों के पक्ष में आवाज और मजबूत हो गई। लोग बोल विवाह जैसे स्थापित संस्थाओं को चुनने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह कानून निषेध अधिनियम पारित हुआ। इस कानून के बारे में वैसे आप बहुत सारी कड़ी बहस और संघर्ष नहीं हुए, पुराने समाज सुधार की बातों ने हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 16 साल के 18 साल का लड़का और 16 साल की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। यह उम्र बढ़कर क्रम से 21 साल व 18 साल कर दी गई। यानी कि नियम बनाया गया, लड़की की आयु 18 होनी चाहिए और लड़के की 21 होनी चाहिए। अब 18 का मान नहीं रहेगा। अब ये और चेंजेस कर दी गई है। लड़की की आयु कितनी कर दी गई है? 21, जो मैं आपसे पूछ रहा था। कितनी एज होनी चाहिए लड़की की? अगर आप वर्तमान में शादी कर रहे हैं तो 21 होनी चाहिए। 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। ठीक है, ये आपको चलिए देख लिया। तो बीते 20 वर्ष की शुरुआत में एक बाल विवाह वधू का चित्र है जो हमें दिखाया गया है और आप देख सकते हो इस प्रकार बाल विवाह। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।